नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। नीट नेविगेटर कोर्स में केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस चैप्टर के लेक्चर 3 के साथ मैं हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स के बारे में। पिछले 2 लेक्चर्स में अगर आप रिकॉल करें तो हमने सॉल्यूशंस के बारे में समझा है, सॉल्यूशंस, कोलॉइड्स और सस्पेंशंस के डिफरेंसेस को जाना है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में बात करी है, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मेशन को डिस्कस किया, सॉल्यूशन फॉर्मेशन में किस तरह के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन्वॉल्व हैं उसको जाना। देन वी ऑल्सो लर्नड हाउ टू इंटरप्रेट द फ्रेज लाइक डिसॉल्व्स लाइक, और उसके बेसिस पर कौन सा सब्सटेंस किस सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्यूबल होगा वो डिसीजंस लेना भी हमने सीखा। आज बात शुरू करेंगे कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स के बारे में। कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स सॉल्यूशन की कॉम्पोजिशन बताने के काम आती हैं। हर प्रकार की कॉन्सेंट्रेशन यूनिट एसेंशियली एक रेशियो है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन का। इसमें न्यूमरेटर में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रहता है अलग अलग यूनिट्स में, और डिनोमिनेटर में या तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन रहता है या कभी कभी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट रहता है, अगेन इन डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट्स लाइक मास, वॉल्यूम, मोल्स एटसेट्रा। सभी प्रकार की कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स इसी तरह के रेशियोज होते हैं। चलिए इन पर बात शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने अभी अभी कहा, every concentration unit is basically a ratio of the amount of solute with respect to the amount of solvent or solution, and is used to define the composition of the solution. इसका मतलब ये है कि एक बार आपने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया और उसकी कॉन्सेंट्रेशन बता दी, तो उस सॉल्यूशन के हर सैंपल में वही कॉन्सेंट्रेशन मिलने वाली है। जैसे केमिस्ट्री लैब में जाकर मैंने एक बॉटल पे लेबल लगा हुआ देखा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 90% बाय मास, हैंडल विथ केयर। तो इसका मतलब ये है कि उस बॉटल में जो भी सॉल्यूशन प्रेजेंट है उसमें 90% मास सल्फ्यूरिक एसिड का है। चाहे 10 ग्राम लें, चाहे 1 ग्राम लें, चाहे 1 मिलीग्राम लें, ठीक है, उसके हर सैंपल में 90% H2SO4 प्रेजेंट होगा बाय मास। तो इस तरह से मुझे हर सैंपल की कॉम्पोजिशन पता चल गई। अब हर दिन आकर स्टूडेंट्स उस सॉल्यूशन को यूज़ कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, धीरे धीरे सॉल्यूशन उस बॉटल में कम होता जा रहा है। लास्ट में मान लो 1 ड्रॉप ही सॉल्यूशन बचा है, तो क्या उस सॉल्यूशन की कॉम्पोजिशन भी वही है जो ओरिजिनल सॉल्यूशन की थी? जी हाँ, बिल्कुल। जब तक सॉल्यूशन उसमें है, उसकी कॉम्पोजिशन में हमने कोई बदलाव नहीं किया, तब तक उसके हर सैंपल की कॉम्पोजिशन फिक्स्ड है और वो एक कॉन्सेंट्रेशन यूनिट से पता चलती है। चलिए जानते हैं अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स के बारे में। सबसे पहले परसेंटेज बाय मास, मास प्रतिशत, ठीक है। तो इसको समझना बहुत आसान है होगा आपके लिए। बचपन से लेकर अभी तक आपने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, आगे भी देंगे, ठीक है। ज़िंदगी खुद एक एग्ज़ाम ही है। खैर, जो एग्ज़ाम्स आप देते रहे उसमें आपको जो मार्क्स मिले उनका आपने परसेंटेज भी फाइंड किया होगा। scored marks upon the total allotted marks multiplied by 100। तो जिस तरह से आप मार्क्स का परसेंटेज फाइंड करते थे, कुछ उसी तरह से यहाँ पर हम मास का परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं। सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास कितना है और उसको अपन डिनोमिनेटर में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर रहे हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब सभी कंपोनेंट्स के मासेस का सम, और इस टोटल मास से डिवाइड करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपको परसेंटेज मिलेगा, परसेंट, तो उसका मतलब ये कि पर 100 ग्राम सॉल्यूशन आपको कितने ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है वो पता चल जाएगा। परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूशन गिव्स द ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट dissolved per 100 grams of solution. For example, if I have a 8.5% NaOH solution, जो कि aqueous मीडियम में प्रिपेयर किया गया है, तो इसका इंटरप्रिटेशन में ये निकालूंगा कि 8.5 grams of NaOH is dissolved in every 100 gram sample of the solution.
इस सॉल्यूशन का कोई भी एक 100 ग्राम का सैंपल अगर मैं उठाता हूं तो उसमें 8.5 ग्राम्स NaOH के होंगे। एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर सिंपली परसेंट लिखा हुआ है और ये नहीं बताया कि ये मास परसेंटेज है या वॉल्यूम परसेंटेज है या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, सिंपली परसेंट लिखा है, तो मोस्ट ऑफन इसका मतलब मास परसेंटेज से ही होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, स्पेशली क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान। देखिए एक और दूसरा परसेंटेज है ये, इसको अपन बोल रहे हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन ये सिंबल साथ में जरूर यूज करेंगे, m/v%। तो जिस तरह से परसेंटेज बाय मास हमको बताता था कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व्ड है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हमको बताएगा कि 100 ml सॉल्यूशन में कितने ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड हैं। तो इसको इवैल्यूएट करने के लिए अपन ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट न्यूमरेटर में रखेंगे, मिलीलीटर्स ऑफ सॉल्यूशन डिनोमिनेटर में रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर बोला जाता है कि अपने पास एक 12 मास बाय वॉल्यूम परसेंट शुगर सॉल्यूशन है, तो मास बाय वॉल्यूम को आपको m/v लिख के इंडिकेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये निकलेगा कि इन 100 ml solution 12 grams of sugar is present, is dissolved। तो अगर मैं 100 ml solution लूं इस प्रकार का और उसको हीट करूं और सारा का सारा वाटर एवेपोरेट कर दूं उसमें से, और नीचे जो सॉलिड बचे उसको ड्राई कर लूं और फिर वे करूं, तो फाइनली मुझे मिलेगा कि उसमें 12 ग्राम शुगर थी। वो जो ड्राइड सब्सटेंस होगा उसका मास 12 ग्राम्स होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ और मास बेस्ड कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स हैं, जैसे पार्ट्स पर मिलियन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ppm, ऐसे ही एक होता है पार्ट्स पर बिलियन। तो इस तरह की कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स अक्सर हम तब यूज में लेते हैं जब सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में काफ़ी कम हो। तो इस बहुत ही छोटी कॉन्सेंट्रेशन को एक रिस्पेक्टेबल नंबर देने के लिए अपन उनके पार्ट्स पर मिलियन या फिर पार्ट्स पर बिलियन बताया करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको पता है कि मिलियन क्या होता है। मिलियन मीन्स 10⁶। तो जिस तरह से परसेंट हमें बताता था कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट के हैं, पार्ट्स पर मिलियन हमें बताता है कि 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर अपन सॉल्यूशन का बड़ा सैंपल साइज ले रहे हैं, क्योंकि सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी कम है, इसलिए बड़े सैंपल साइज में ही उसका कुछ रिस्पेक्टेबल अमाउंट आ पाएगा। तो ये काफ़ी हद तक परसेंटेज बाय मास से मिलता जुलता ही है। परसेंटेज फाइंड करते समय आप मास रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, और पार्ट्स पर मिलियन या ppm फाइंड करते समय अपन सॉल्यूट और सॉल्यूशन के मास रेशियो को 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको आप इस तरह से भी सोच सकते हो कि ppm जो है वो परसेंटेज बाय मास टाइम्स 10⁴ है। ठीक है ना, क्योंकि इस 10⁶ को अपन 100 × 10⁴ करके ब्रेक कर सकते हैं, और जो 100 होगा वो इस रेशियो से मल्टीप्लाई होने के बाद परसेंटेज बाय मास देगा सॉल्यूट का। तो ppm ऑफ सॉल्यूट तक पहुंचने के लिए उस परसेंटेज बाय मास को अपन 10⁴ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में परसेंटेज बाय मास से ये 10⁴ टाइम्स बड़ा नंबर है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर बताया जा रहा है कि जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हो रहा है उसमें 2.5 ppm क्लोरीन भी प्रेजेंट है, तो इसका क्या इंटरप्रिटेशन निकलेगा? इसका इंटरप्रिटेशन ये निकलेगा कि 2.5 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट होगा इस प्रकार के 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन में। मतलब 10⁶ ग्राम ड्रिंकिंग वाटर अगर लें तो उसमें 2.5 ग्राम क्लोरीन
डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट है। इसी को दूसरे तरीके से इंटरप्रेट करें तो 2.5 मिलीग्राम प्रेजेंट है 1 किलोग्राम सॉल्यूशन में। ठीक है ना, इसको भी 1000 टाइम्स कम कर दूं, इसको भी 1000 टाइम्स कम कर दूं, तो ये 2.5 मिलीग्राम हो जाएगा और ये 1 किलोग्राम हो जाएगा। तो 1 किलोग्राम ड्रिंकिंग वाटर में 2.5 मिलीग्राम क्लोरीन डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट है। इस तरह से अपन ppm को इंटरप्रेट कर सकते हैं। और ppm की तरह ही एक और कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है पार्ट्स पर बिलियन। तो बिलियन क्या होता है? मिलियन इज 10 टू द पावर 6, बिलियन इज 10 टू द पावर 9, ट्रिलियन इज 10 टू द पावर 12। तो ये सब नंबर्स तो आपको पता होना चाहिए ना, आप तो फ्यूचर मिलियनर्स हैं, बिलियनर्स हैं, यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज नंबर्स। तो पार्ट्स पर बिलियन, जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी ये हमें बताएगी कि कितने ग्राम्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है बिलियन ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन में, मतलब 10 टू द पावर 9 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन में। और यहां तक पहुंचने के लिए मास ऑफ सोल्यूट को मास ऑफ सोल्यूशन से डिवाइड करेंगे और 10 टू द पावर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको अपन चाहे तो ppm ऑफ सॉल्यूट टाइम्स 10 टू द पावर 3 भी लिख सकते हैं, या फिर मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट टाइम्स 10 टू द पावर 7 भी लिख सकते हैं। तो जो परसेंटेज बाय मास की वैल्यू आएगी उससे 10 टू द पावर 7 टाइम्स बड़ा नंबर होगा ppb के लिए, और जो ppm की वैल्यू आएगी उससे 10 टू द पावर 3 टाइम्स बड़ा नंबर होगा ppb। ppb इसका नाम है, इसकी यूनिट्स नहीं है। आप देख सकते हैं इस रेशियो की कोई डायमेंशंस नहीं होंगी। ठीक है ना, तो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ppb में लिखना बेसिकली इस कॉन्सेंट्रेशन का नाम है, पर इसकी अपनी कोई यूनिट्स नहीं है। ठीक है, कुछ और कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स जिनसे शायद आपकी जान पहचान रही हो। मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट। तो अभी तक अपन मास बेस्ड कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स डिस्कस कर रहे थे मोस्टली, अब ये मोल बेस्ड कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है। जिस तरह से अपन ने मास ऑफ द सब्सटेंस को, मास ऑफ द सॉल्यूट को टोटल मास से डिवाइड करा था और 100 से मल्टीप्लाई करा था मास परसेंटेज तक पहुंचने के लिए, वैसे अपन मोल्स ऑफ द कंपोनेंट को टोटल मोल से डिवाइड करके अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्वांटिटी कहलाती है मोल परसेंटेज। और अगर 100 से मल्टीप्लाई ना करें, सिर्फ एक रेशियो ही लिख दें, तो उसको अपन बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन आप सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट के लिए फाइंड कर सकते हैं, सॉल्यूट ए के लिए, सॉल्यूट बी के लिए, सॉल्यूट सी के लिए, या फिर इवन सॉल्वेंट के लिए। ठीक है ना, और जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके मोल फ्रैक्शंस का सम हमेशा 1 आएगा। अच्छा, ये जो सिंबल है ये ग्रीक लेटर काई है। ठीक है, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ मोल फ्रैक्शन। और शायद आप इंटरप्रेट कर सकते हैं कि सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शंस अगर मैं ऐड करूंगा 1 से लेकर n तक, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn, तो उन सभी मोल फ्रैक्शंस का सम 1 आएगा, एक कंप्लीट होल। जैसे मास परसेंटेजेस अगर सभी कंपोनेंट्स के ऐड करता जाऊं तो 100% आ जाएगा, ऐसे ही मोल फ्रैक्शंस ऐड करता जाऊं तो 1 आ जाएगा, मोल परसेंटेजेस ऐड करता जाऊं तो फिर से 100 आ जाएगा। ठीक है, the sum of mole fractions of all components in a solution is unity। मान लो 3 components का solution है और 2 components के mole fractions मुझे पता है, तो तीसरे का अपन डायरेक्टली बता सकते हैं। सोचिए किस तरह से बता सकते हैं, सिंपली 1 में से सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, इसके अलावा कॉन्सेंट्रेशन की एक सबसे ज्यादा यूज में आने वाली यूनिट, जिसके बारे में शायद आपने क्लास 11th में भी पढ़ लिया हो, पढ़ा ही होगा आई होप, वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी की वैल्यू में बताती है कि
हर 1 लीटर के अंदर कितने मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं। और इसी को अगर अपन मैथमेटिकल फॉर्मूला में लिखना चाहें तो मोलैरिटी को लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रहे यहां पर वॉल्यूम लीटर्स में लिया जा रहा है, तो सोचो मोलैरिटी की यूनिट्स क्या हो जाएंगी। मोलैरिटी की यूनिट्स हो जाएंगी मोल्स पर लीटर, और इसी को अपन एज अ सिंगल लेटर कैपिटल एम लिखते हैं और पढ़ते हैं मोलर। क्या पढ़ते हैं? मोलर। मोल्स ऑफ सॉल्यूट को लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करना है। ऑन द अदर हैंड अगर आप मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मिलीलीटर्स ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करेंगे तो भी आपको मोलैरिटी मिल जाएगी। मोलैरिटी अगर आपको पता हो तो किसी भी पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं वो अपन इजीली बता सकते हैं। अगर सॉल्यूशन की मोलैरिटी मुझे पता है तो उसका कोई सा भी वॉल्यूम मेजर करके मैं लूं तो मैं बता सकता हूं उसमें कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे। ये सिंपली फॉर्मूला को एडजस्ट करके बता सकते हैं। मोलैरिटी टाइम्स लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन गिव्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। एज एन एग्जाम्पल अगर हमें दिया हुआ है 0.15 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या निकलेगा कि हर 1 लीटर सैंपल में 0.15 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिसॉल्व्ड हैं। और अगर मैं 1 मिलीलीटर लूं तो 0.15 मिलीमोल्स डिसॉल्व्ड हैं। 0.15 मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 आर dissolved in every 1 milliliter sample of solution. I hope these things are not very difficult to understand. मोलैरिटी तो आपके लिए एक फैमिलियर यूनिट रही होगी। इनफैक्ट मोलैरिटी इतना ज़्यादा यूज़ में आती है कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करने के लिए कि अक्सर जब हमसे पूछा जाता है कि कॉन्सेंट्रेशन बताओ तो हम बाय डिफ़ॉल्ट मोलैरिटी ही बता देते हैं। So molarity is kind of a synonym of concentration in many cases. हालांकि इस चैप्टर में हम दूसरी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स भी काफ़ी यूज़ में लेंगे। ये एक और कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है जो इस चैप्टर में आगे यूज़ आएगी और इसका नाम है मोलैलिटी। इसका नाम है मोलैलिटी एंड बाय डेफिनेशन मोलैलिटी इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना। तो हर 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के साथ कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिक्स किए गए हैं उस नंबर को अपन बोलते हैं मोलैलिटी। एंड अगेन टू एक्सप्रेस इट एज अ फॉर्मूला वी कैन राइट इट एज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन किलोग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। अक्सर आप देखते हैं किताबों में मोलैलिटी के फॉर्मूला में 1000 का फैक्टर और लगा रहता है। वो बेसिकली इसलिए लगा रहता है क्योंकि वो मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम्स में ले रहे होते हैं। अगर आप मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम्स में ले रहे हो तो उसको किलोग्राम्स में बदलने के लिए आपको यहाँ 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा और वो 1000 अल्टीमेटली न्यूमरेटर में नजर आएगा। अगर आप डायरेक्टली मास किलोग्राम्स में ही सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो फिर अलग से 1000 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल कॉमन सेंस की बात है। मोलैलिटी की यूनिट्स क्या हो जाएंगी? मोलैलिटी की यूनिट्स मोल्स पर किलोग्राम है। तो ये SI यूनिट्स के टर्म्स में डिफाइंड कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है। ध्यान रहे मोलैरिटी की यूनिट्स SI यूनिट्स नहीं है, मोलैलिटी की यूनिट्स SI यूनिट्स हैं। और मोल्स पर किलोग्राम को अपन स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया करते हैं और पढ़ते हैं मोलल। राइट। तो कैपिटल M को पढ़ रहे थे मोलर और स्मॉल m को रीड करेंगे मोलल। For example, if I am given a 0.08 molal sodium chloride solution, it means that in 1 kilogram water we have dissolved 0.08 moles of sodium chloride. Concentration units के context में एक temperature dependence का सवाल भी अक्सर उठता है। चलिए वो एक सवाल आपके सामने भी रखता हूं।
Which of the following concentration units is temperature dependent? सपोज 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने. परसेंटेज बाय मास, सेकेंड मोल फ्रैक्शन, थर्ड मोलैरिटी एंड फोर्थ मोलैलिटी. तो इनमें से कौन सी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट की वैल्यू टेम्परेचर बदलने से बदल सकती है? सवाल बेसिकली ये है. बिना सॉल्यूट के अमाउंट में कोई बदलाव किए, बिना सॉल्वेंट ऐड किए, इनमें से कौन सी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू बदली जा सकती है? तो यहां पर आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि क्या टेम्परेचर बदलने से मोल्स बदल सकते हैं, मास बदल सकता है? तो इन जनरल इसका जवाब है नहीं. लेकिन टेम्परेचर बदलने से वॉल्यूम में कुछ एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन आ सकता है. डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन चेंज हो सकता है. तो जो वॉल्यूम बेस्ड कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स होती है ना, याद रखिएगा, जो वॉल्यूम बेस्ड कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स होती हैं उनकी वैल्यू टेम्परेचर पर कुछ हद तक डिपेंडेंट ज़रूर होगी. टेम्परेचर बदलने से इनकी वैल्यू बदल जाएगी इवन विदाउट चेंजिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन. लेकिन मोलैलिटी, परसेंटेज बाय मास या मोल फ्रैक्शन, इनके फॉर्मूलाज में वॉल्यूम का कहीं रोल नहीं है, तो इनकी वैल्यूज टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होंगी. चलिए आगे अब कुछ फॉर्मूला एप्लीकेशन करते हैं. जो चीज़ें हमने सीखी हैं जब तक हम उनको अप्लाई नहीं करेंगे तब तक उन पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. तो चलिए इन पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस करके देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 10 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व्ड है 100 ग्राम्स वाटर में और एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है. इसमें अपन को मास परसेंटेज बताना है और मोलैलिटी बतानी है. तो मास परसेंटेज बताने के लिए हमको सॉल्यूट का मास चाहिए और टोटल मास चाहिए. सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं. मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज, ऊपर मास ऑफ ग्लूकोज न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में टोटल मास. ध्यान रहे सिर्फ वाटर का मास नहीं, ग्लूकोज का मास प्लस वाटर का मास मल्टीप्लाइड बाय 100. So this comes out to be 10 grams upon 10 plus 100 grams multiplied by 100. So this will become 100 by 11% or something around 9%, 9.09% और approximately 9.1%. तो 9.1% इस सोल्यूशन में ग्लूकोज का मास परसेंटेज है. तो वाटर का कितना हुआ बताइए? 90.9%. ओके, क्योंकि दोनों के मास परसेंटेजेस का सम 100 होना चाहिए. अब आगे हमसे पूछिए मोलैलिटी. तो मोलैलिटी के लिए हमें एक चीज़ और चाहिए, वो है मोल्स. और मोल्स के लिए हमें चाहिए इसका मोलर मास. उम्मीद है ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, सल्फ्यूरिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट, इस तरह के सब्सटेंसेस के फॉर्मूलाज से आप फैमिलियर हैं. C6H12O6, इसका मोलर मास अगर आप एवेल्युएट करेंगे एटॉमिक मासेस को ऐड करके, उम्मीद है ये आप कर लेंगे, तो ये वैल्यू आती है 180 ग्राम्स पर मोल. और ग्लूकोज क्वेश्चंस में इतना फ्रीक्वेंटली आप देखेंगे कि मेरा सुझाव है कि आप इसका मोलर मास याद रखें. कुछ चीज़ें तो प्रैक्टिस के साथ याद रखी जा सकती हैं, इनफैक्ट नेचुरली याद हो जाती हैं. तो चलिए मोल्स ऑफ ग्लूकोज फाइंड करते हैं.
mass upon molar mass, 10 grams upon 180 grams per mole, which turns out to be 1 by 18 moles. अभी इसको फिलहाल ऐसे ही रखते हैं और मोलैलिटी के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं. Now molality will be equal to 1 by 18 moles of glucose divided by kilograms of solvent. 100 grams of water is basically 0.1 kilograms of water. ध्यान रहे यहाँ पर सिर्फ सॉल्वेंट का मास ही रखना है, सॉल्यूशन का मास नहीं रखना है. इसको अगर आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये 10 by 18 बन जाएगा, which is 5 by 9. And 5 by 9 probably will work out to be 0.555, approximately 0.56 molal. तो ये है solution की molality 0.56. और इससे पहले हमने देखा है solution का mole fraction, sorry percentage by mass देखा इससे पहले, और ये है molality. उम्मीद है ये क्वेश्चन आप खुद भी सॉल्व कर रहे थे. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसको भी सॉल्व करिए. A sample of drinking water was contaminated with chloroform up to a level of 12 ppm. Express this concentration in percentage by mass and molality. तो यहां पर अपन को पता होना चाहिए कि क्लोरोफॉर्म क्या चीज है. तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CHCl3. अगर आप इसका मोलर मास इवैल्यूएट करेंगे, क्लोरीन का एटॉमिक वेट होता है 35.5, कार्बन के लिए 12 और हाइड्रोजन के लिए 1. ये सारी चीजें अगर आप ऐड करोगे तो मोलर मास आएगा 119.5. तो यहां पर अपन को पार्ट्स पर मिलियन में कॉन्सेंट्रेशन गिवन है और इसको अपन को परसेंटेज बाय मास और मोलैलिटी में एक्सप्रेस करना है. वैसे तो मैंने आपको पहले बता रखा था कि ppm जो होता है वो परसेंटेज बाय मास से 10 to the power 4 टाइम्स बड़ा होता है. तो आप उस फैक्ट का यूज करके भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसको एकदम बेसिक से अप्रोच करिए. 12 ppm क्लोरोफॉर्म का मतलब निकलता है 12 grams of chloroform dissolved in 10 to the power 6 grams drinking water. ड्रिंकिंग वाटर यहाँ पर सोल्यूशन की तरह माना जा रहा है जिसमें 12 grams of क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट है. बस इसी चीज को अपन मास परसेंटेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं. बहुत सिंपल है, सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूशन का टोटल मास मल्टीप्लाइड बाय 100. सो एज वी एक्सपेक्टेड this would be 10 to the power 4 times smaller than the ppm value. So this would be 1.2 into 10 to the power minus 3%. आगे बढ़कर मुझे मोलैलिटी भी फाइंड करनी है. तो मोलैलिटी तक पहुंचने के लिए मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म चाहिए. उसका मास 12 ग्राम्स आया है in 10 to the power 6 grams of drinking water. Molar mass 119.5 grams per mole है, which is pretty close to 120. So chloroform के moles approximately 0.1 है. और इसको अपन को solvent के मास से डिवाइड करना है. solvent का मास ड्रिंकिंग वाटर के मास में से 12 ग्राम सब्ट्रैक्ट करने पर मिलेगा. पर आप देख सकते हैं कि ये 12 ग्राम्स जो है वो 10 to the power 6 ग्राम के सामने
नेग्लिजिबल है। तो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करते समय अपन 10 टू द पावर 6 ग्राम्स को सॉल्वेंट का ही मास मान के चल सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर मास किलोग्राम्स में लिया है तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई भी कर देना ताकि ये मास किलोग्राम्स में एक्सप्रेस हो जाए। बस हो गया काम। ये वैल्यू 1 इंटू 10 टू द पावर -4 मोलल आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि जब हम दूसरी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो नंबर काफ़ी स्मॉल लग रहा है। इसका मतलब ये काफ़ी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और ऐसे डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए ppm, ppb ये सब ज़्यादा अप्रोप्रिएट यूनिट्स हैं। चलिए और दूसरी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स के टर्म्स में भी क्वेश्चन सॉल्विंग करके देखते हैं। इस बार हमें 120 ग्राम्स ऑफ यूरिया 1000 ग्राम्स में 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर में डिसॉल्व्ड है ऐसा बताया गया है। रिजल्टिंग सॉल्यूशन की डेंसिटी भी गिवन है और फाइंड करनी है मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। चाहे मोलैलिटी फाइंड करनी हो चाहे मोलैरिटी फाइंड करनी हो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो चाहिए ही। तो ऐसे केस में हमें यूरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। यूरिया का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है NH2CONH2, और यहां से इसका मोलर मास आता है 60 ग्राम्स पर मोल। मुझे तो प्रैक्टिस के साथ ये मोलर मासेस याद हो गए हैं, टू बी फ्रैंक विद यू, और आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी याद हो जाएंगे। इसमें कोई मैजिक नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। यहां से आगे फिर अपन मोल्स ऑफ यूरिया इवैल्यूएट करें, मास अपॉन मोलर मास। ये बेसिक फॉर्मूला तो याद ही होगा आपको। यूरिया के मोल्स आ रहे हैं 2, और ये 2 मोल्स ऑफ यूरिया 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर में डिसॉल्व्ड है, मतलब 1 किलोग्राम ऑफ वाटर में। तो दिमाग लगाओ कि ऐसी को मोलैलिटी कहेंगे? जी हाँ बिल्कुल। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट ही मोलैलिटी होता है, और यहाँ पर तो सॉल्वेंट 1 किलोग्राम ही था, तो 2 मोल्स जो आए थे वही इसकी मोलैलिटी है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं। अगर साथ में नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा पॉज करके अटेम्प्ट करिए। आगे फिर पूछा है मोलैरिटी। अब मोलैरिटी के लिए हमें चाहिए वॉल्यूम। क्वेश्चन में डायरेक्ट वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन डेंसिटी गिवन है। किसकी डेंसिटी? सॉल्यूशन की डेंसिटी। तो सॉल्यूशन की डेंसिटी से हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं? मास ऑफ सॉल्यूशन को डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करके। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, सो वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। हाँ, मास किसका लेना है? क्या सिर्फ सॉल्यूट का मास लेना है? सिर्फ सॉल्वेंट का मास लेना है? ध्यान रहे ये डेंसिटी सॉल्यूशन की है, तो मास भी पूरे सॉल्यूशन का ही लेना होगा। पूरे सॉल्यूशन का मास अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से मिलीलीटर्स ऑफ सॉल्यूशन आ रहे हैं। अगर अपन को लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन चाहिए तो मिलीलीटर वाली क्वांटिटी को 1000 से फर्दर डिवाइड करना होगा। इसको अगर मैं 1000 से डिवाइड कर दूं तो ये 1.12 अपॉन 1.15 लीटर्स आएगा। बस अब क्या है, इसको मोलैरिटी के फॉर्मूला में रखा जा सकता है। मोलैरिटी शायद आपको पता है स्क्वायर ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट की जाती है। सो वी हैव 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by the volume of solution in liters. So this probably turns out to be 115 by 56 molar.
इसको आगे बढ़ाएंगे यदि आप, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 2.05 मोलर आएगा। कैलकुलेट करिए, चेक करिए, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने पर ही आप में रियल कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनमें हमको कॉन्सेंट्रेशन गिवन है एक तरह की और दूसरी तरह की कॉन्सेंट्रेशंस फाइंड करनी है, इनको कैसे अप्रोच करेंगे? जैसे इस केस में अपन को गिवन है परसेंटेज बाय मास, और पूछा क्या है? मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको जहां एक कॉन्सेंट्रेशन को दूसरे में बदलना है, यहां पर सॉल्यूशन का एक सैंपल साइज लेकर आपको चलना पड़ेगा। और परसेंटेज बाय मास अगर गिवन हो तो सबसे नेचुरल सैंपल साइज है 100 ग्राम्स। जब तक आप एक पर्टिकुलर सैंपल साइज यहां पर सिलेक्ट नहीं करोगे तब तक आप अपनी कैलकुलेशंस में आगे नहीं बढ़ पाओगे। हाँ, वो सैंपल साइज आप 100 ग्राम्स भी मान सकते हो, 90 ग्राम्स भी मान सकते हो, 1 ग्राम्स भी मान सकते हो, 1 किलोग्राम्स भी मान सकते हो, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली अपन मोलालिटी फाइंड कर पाएंगे, मोलारिटी नहीं, क्योंकि मोलारिटी के लिए हमको आगे डेंसिटी की भी ज़रूरत पड़ेगी वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। अगर डेंसिटी गिवन हो तो अच्छा है सॉल्यूशन के लिए, अगर डेंसिटी गिवन ना हो मान लो किसी एक्वा सॉल्यूशन के लिए, तो हम अपनी तरफ से डिफ़ॉल्ट अजम्पशन 1 ग्राम पर ml का लेके चल सकते हैं। फॉर एक्वा सॉल्यूशंस अगर डेंसिटी की ज़रूरत पड़ रही है तो आप 1 ग्राम पर ml उनकी डेंसिटी अज्यूम कर सकते हो। चलिए इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन अपन ने माना, तो फिर उसमें 10 ग्राम्स तो NaOH के हो गए, और बचे हुए 90 ग्राम्स वाटर के। टेन ग्राम्स ऑफ NaOH dissolved in 90 grams of water. यहां से आगे फिर अपन मोल्स ऑफ NaOH निकाल सकते हैं। NaOH का मोलर मास फाइंड करके देखिए, 40 ग्राम्स पर मोल आएगा। यहां से NaOH के मोल्स आ रहे हैं 0.25। सिमिलरली मोल्स ऑफ वाटर फाइंड कर सकते हैं। वाटर का मोलर मास तो उम्मीद है आप सबको याद रहता होगा, 18 ग्राम्स पर मोल। डिवाइड करने पर वैल्यू 5 मोल्स आ रही है। बस यहां से अब अपन मोल फ्रैक्शन बता सकते हैं। NaOH का मोल फ्रैक्शन मतलब NaOH के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स ऑफ ऑल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन को अपन चाहें तो एक फ्रैक्शन के फॉर्म में छोड़ सकते हैं, मोल फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के तौर पर लीव किया जा सकता है। तो मोल फ्रैक्शन यहां पर आ रहा है 1/21। फर्दर अगर अपन को फाइंड करनी है मोलालिटी, तो हमें सॉल्यूट के मोल्स को किलोग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड करना है। सॉल्यूट के मोल 0.25 और सॉल्वेंट का मास 0.090 किलोग्राम्स। ये कैलकुलेशन जब आप आगे बढ़ाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 2.78 मोलल आएगा। करके देखिए, इस तरह से हम कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स में इंटर कन्वर्जन्स कर सकते हैं। ठीक है, एक सैंपल साइज अज्यूम करते हुए कुछ इसी तरह के इंटर कन्वर्जन का ये एक और क्वेश्चन है आपके सामने। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? सॉल्यूशन में परसेंटेज बाय मास दिया हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड का वाटर के अंदर। सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है एट वन पर्टिकुलर टेम्परेचर, और फाइंड करनी है सॉल्यूशन की मोलारिटी।
अब मोलैरिटी तक पहुंचने के लिए हमें बेसिकली दो चीज़ें चाहिए, सॉल्यूट के मोल्स और सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ये दो चीज़ें फाइंड करने की कोशिश करनी है। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपसे अर्ज किया, एक कॉन्सेंट्रेशन यूनिट को दूसरे में बदलने के लिए हमेशा एक सैंपल साइज अज्यूम करना पड़ता है। सैंपल साइज आप अपनी मर्जी से कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, पर थोड़ा समझदारी से सोचने की कोशिश करें। आप चाहें तो 100 ग्राम सोल्यूशन अज्यूम कर सकते हो, आप चाहो तो 1 लीटर सोल्यूशन अज्यूम भी कर सकते हो। यहां पर मुझे इंट्यूटिवली ऐसा लग रहा है कि 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन अज्यूम करना मेरी कैलकुलेशंस को ज़्यादा आसान बना सकता है। 1 लीटर सोल्यूशन जैसे ही मैंने अज्यूम किया, डेंसिटी की मदद से मुझे मास ऑफ सोल्यूशन पता चल गया। देखिए डेंसिटी हमें बता रही है कि 1 ml का मास 1.18 ग्राम्स है, मतलब 1 लीटर या 1000 ml का मास 1180 ग्राम्स होगा। अब जैसे ही मुझे मास ऑफ सोल्यूशन पता चला, इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड का मास कितना होगा ये भी मैं बता सकता हूं, क्योंकि इसका मास परसेंटेज 25 दिया हुआ है। मतलब सोल्यूशन का जितना भी मास है उसका 25% लेने पर सल्फ्यूरिक एसिड का मास मिलेगा। अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये 295 ग्राम्स आ जाएगा। और फिर इसके बाद नेचुरल है कि मैं इसके मोल्स फाइंड करूं। ग्राम्स को मोल्स में बदलना है, तो हर बार की तरह इस बार भी मोलर मास से डिवाइड करना होगा। सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास इवैल्यूएट करके देखिए, अराउंड 98 ग्राम्स पर मोल आएगा। ठीक है, और ये डिवीजन यदि आप करोगे तो अराउंड 3.01 मोल्स सल्फ्यूरिक एसिड के आ जाएंगे, जो कि कितने लीटर सोल्यूशन में है? 1 लीटर में। और मज़े की बात है कि इसी को कहते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी को स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं सब्सटेंस के लिए। बस आ गई मोलैरिटी 3.01 मोलर। तो ये कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस थे कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स से रिलेटेड। उम्मीद है मेरे साथ आपको भी मज़ा आया सॉल्व करने में। फर्दर प्रैक्टिस आप भी करिए, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के ज़रिए करिए। ठीक है, आज के लेक्चर में फ़िलहाल बस इतना ही। अगले लेक्चर में एक नए डिस्कशन के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप इन कंसेप्ट पे वर्क करिए और पढ़ने को एंजॉय करिए। ऑल द बेस्ट।